हेलो दोस्तों, तो चलिए आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं एमपी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर। जिन लोगों ने कांस्टेबल के फॉर्म डाल दिए हैं और जो कांस्टेबल के फॉर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल के लिए, एमपी पुलिस के लिए, उनके लिए आज मैं बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग में प्रीवियस ईयर जो पेपर लगे हैं, अभी के जो लगे थे 2023 में जो पेपर हुए थे, उन्हीं को मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, फरवरी में। तो उसके हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा हमारी तैयारी किस तरीके की चल रही है और किस तरीके के एग्जाम में पेपर बनते हैं। तो इसी तरीके का पेपर और तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिन पे आपको डाउट होगा और जो नहीं आ रहे होंगे वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, किस तरीके का व्यापम यहाँ पे किस पैटर्न से यहाँ पे पूछता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी करते हुए हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आज का अहम सवाल जो आपको परीक्षा में बहुत ही शायद फायदेमंद हो, आगे भी पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मई 2020 में एयर इंडिया के एयर इंडिया जो कंपनी है उसके एयर इंडिया कंपनी के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया था एयर इंडिया का, बताइए। तो ये बनाया गया था भाई कैंपबेल विल्सन को। ध्यान रखना, कैंपबेल विल्सन को एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ बना दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जो दिया है वो दिया है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो ये है भाई चित्रकूट में। ध्यान रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है कि रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये चित्रकूट में है। व्यापम इसे द्वारा से रिपीट कर सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे जो दिया है वो दिया निष्क्रिय साथी कौन है। बताइए आप, निष्क्रिय साथी कौन है जो निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय साथी कौन है, तो वर्किंग पार्टनर या लाभ के लिए भागीदारी है जो व्यवसाय में कोई सक्रिय भाग नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं, निष्क्रिय। भाई जो सक्रिय नहीं भाग लेगा वो निष्क्रिय हो तो होगा, इसलिए इसमें ये निष्क्रिय साथी कौन है, तो जो सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है वो निष्क्रिय होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है जब निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं का आयात किया जाता है। मतलब निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं का आयात किया जाए, मतलब खरीद के रख लो। कुछ वस्तुएं अगर बेच नहीं रही हैं प्रॉपर तरीका से, फिर भी आप खरीद रहे हो तो क्या होगा, आपको घाटा ही तो होने वाला है। आप खरीद रहे हो माल और तो आपका माल बेच नहीं रहा है तो भाई आपको घाटा ही होगा, इसलिए व्यापारिक घाटा यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए वेदेरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। जी वेदेरा का युद्ध, बहुत इंटरेस्टिंग तो युद्ध पूछता है। वेदेरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो वेदेरा का युद्ध लड़ा गया था ब्रिटिश और डचों के बीच। ब्रिटिश और डचों के बीच वेरेदा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं उसने। ठीक है, अक्टूबर 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय जो है, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में अक्टूबर 2022 में, तो ये नियुक्त किया गया था भैया न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, ऐसे भी याद कर लेना, राजस्थान का हाईकोर्ट और ये और पास के जितने भी राज्य हैं उनके हाईकोर्ट वगैरह के न्यायाधीश वगैरह को अपन को देख के जाना है पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई अगला क्वेश्चन है सटलिंग टू द टॉप कहानी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी पर लिखी गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। सटलिंग टू द टॉप कहानी निम्न में से किस खिलाड़ी पर लिखी गई है, तो ये लिखी गई पीवी सिंधु पर। भाई सटलिंग टू द टॉप ये पीवी सिंधु की कहानी है। आप ध्यान रखना, ऐसे जो प्रसिद्ध जो क्रिकेटर हैं या प्रसिद्ध जो गैम्बलर हैं, कुछ भी खेलते हैं, उनकी आप कहानी को याद रख लेना, जो प्रसिद्ध हो उसकी को। ठीक है, आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कब किया था। अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण भारत ने कब किया था, तो ये किया था भाई 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लेता है व्यापम में, भाई किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। जो उज्ज्वल योजना है उसके लिए कौन सा मंत्रालय भाई जिम्मेदार है, बताइए। वित्त मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। भाई इसके लिए है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय। भाई उज्ज्वल योजना, आप जो गैस सिलेंडर घर में जलाते हो वो कैसे, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ही उसकी देखभाल करेगा। ठीक है, तो ये वही जिम्मेदार है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपको देखने को मिला है कि भारत ने कितनी बार वित्तीय आपातकाल का सामना किया है। बताइए भारत ने कितनी बार वित्तीय आपातकाल का सामना किया। वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लग चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि अब तक भारत में कोई वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इसलिए इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है शून्य। यहाँ पे जो दिया गया है शून्य, वही हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, हमारे भारत में अब तक कोई वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था।
दिल्ली में हुमायूं का मकबरा भाई किसने बनवाया था वो बताना है। हुमायूं का मकबरा तो ये बनवाया था हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनाया था दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया है, ये क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन में लिखा है कि किस देश ने जीएसटीओ के अविनाशी भाईचारा 2022 नामक सैन्य अभ्यास को रद्द कर दिया गया था। सैन्य अभ्यास को कब रद्द कर दिया? अविनाशी भाईचारा 2022 नामक सैन्य अभ्यास जो था उसे रद्द कर दिया। किस देश ने रद्द कर दिया? तो ये है कारगिस्तान। जो कारगिस्तान देश है उसने सीएसटीओ के अविनाशी भाईचारा 2022 नामक सैन्य अभ्यास को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। दोस्तों आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे देखिए और भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि व्यापम बहुत शानदार पूछता है भाई साहब। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विधानमंडल का कार्य नहीं है? बताइए, ये कार्य जरूर पूछता है, ध्यान रखना, आप कार्य जरूर लगा के जाए। भारतीय विधानमंडल का कार्य कौन सा नहीं है निम्न में से? मनी बिल पास करना, कानून बनाना, बजट पास करना। तो यहाँ पे जो बजट है वो यहाँ पे इसका कार्य नहीं है। देखो मनी बिल पास करता है, कानून बनाता है, बजट पास करता है, लेकिन बजट लाता नहीं है। ये यहाँ पे भारतीय विधानमंडल का कार्य नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए और बेहतरीन क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तरल संपत्ति SLR का हिस्सा नहीं है? SLR का हिस्सा कौन सी तरल संपत्ति नहीं है? बताओ, बांड या सरकारी सुरक्षाएं या नकद या सोना? नकद या सोना। तो यहाँ पे जो बांड है वो तरल संपत्ति SLR का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक और आपके बीच में बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि वित्त आयोग का कार्यकाल होता है, वित्त आयोग जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? बताइए, वित्त आयोग का कार्यकाल भाई 5 साल होता है। व्यापम के लिए आप कार्यकाल जिन भी चीज़ों का कार्यकाल आप याद रख के जाना, ठीक है, क्योंकि कार्यकालों को पूछ लेता है। यहाँ पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन को पढ़ करके MP की जीके आपको याद आ जाएगा। देखिए 1952 ईस्वी में अलग तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर 56 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद किसकी मृत्यु हो गई भाई? ये मध्य प्रदेश का जब जिले की मांग हो रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे भाई किस भारतीय मतलब तेलुगु भाषी राज्य, यहाँ पे तेलुगु भाषी राज्य की मांग हो रही है 56 दिनों की, उस पर भूख हड़ताल के बाद किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये मृत्यु हो गई थी श्री रामल्लू की। श्री रामल्लू जो थे जब अपना यहाँ पर राज्य बना रहे थे, तेलुगु भाषी राज्य जैसे जो, ठीक है, तेलुगु भाषी राज्य जो बना रहे थे उसके चक्कर में इन्होंने 56 दिनों क्या रखा था? भूख हड़ताल रखा था, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई श्री रामल्लू की। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतने भी गहराई से भी आप पढ़ के जाएं, क्वेश्चन पूछ लेता है। निम्न में से कौन शिवाजी का संरक्षक था? शिवाजी का संरक्षक कौन था भाई? दादोजी कोंडदेव थे, वो शिवाजी के संरक्षक थे, ठीक है। इस लेवल के यहाँ पे प्रश्न पूछता है, तो आपको साथ पता चल रहा होगा कि किस लेवल की हमें तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाहौर की संधि के समय पंजाब का शासक कौन था? जब लाहौर की संधि हुई थी तो पंजाब का शासन कौन था? तो वो दिलीप सिंह यहाँ पे पंजाब का शासक था दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कुछ अजीब सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है कि निम्न में से किस योजना में 5F विजन की विशेषताएं हैं? बताइए किस योजना में 5F विजन की विशेषता है? 5F का मतलब होता है फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ये मतलब 5F है इसमें, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है? तो ये पीएम मित्र योजना में 5F विजन की विशेषताएं हैं, ठीक है, पीएम मित्र योजना, ध्यान रखना। अब है बहुत शानदार क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्न में से कौन मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने? तो ये त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने थे मणिक शाह, ये आप ध्यान रख के जाना, मुख्यमंत्री वगैरह पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष और किसी के द्वारा की गई थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, तो अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की आपको पता होना चाहिए। और कब की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी भाई आपके कॉलीकर ने की थी 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलीकर ने की थी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब चलिए यहाँ पे एक और मजेदार क्वेश्चन के दुनिया का पहला प्रदूषण मुक्त शहर कहाँ बसाया जा रहा है? प्रदूषण मुक्त शहर जो प्रदूषण से बिल्कुल मुक्त होगा वो शहर कहाँ बसाया जा रहा है? तो वो बसाया जा रहा है भाई मदसर में। कहाँ बसाया जा रहा है? मदसर में, ठीक है, आपको ध्यान रखना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग पूछा गया था। अब आप यहाँ पे देखिए कि पर्यावरणीय आपदा के कारण अस्थायी रूप से पलायन करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? मतलब पर्यावरणीय आपदा के कारण अस्थायी रूप से पलायन करने वाले लोगों को, मतलब कोई आपदा हो जाए, पर्यावरणीय आपदा, उससे कारण कोई अस्थायी रूप से पलायन कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उन लोगों को क्या कहते हैं? पर्यावरणीय आपातकालीन प्रवासी, यहाँ पर इन्हें कहते हैं पर्यावरणीय आपातकालीन प्रवासी, इनको बोला जाता है, ठीक है। चलिए
यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन फूलों के खिलने में मदद करता है, कौन सा हार्मोन फूलों के खिलने में मदद करता है। ये आपको पेड़ों के हार्मोन पता होने चाहिए। तो जो क्लोरीजेन होता है, फ्लोरीजेन जो होता है वो हार्मोन फूलों के खिलने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मेटलॉइड यौगिक एंटी पैरासिटिक दवाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है। एंटी पैरासिटिक दवाइयों के रूप में कौन सा उपयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सा मेटलॉइड यौगिक जो है वो एंटी पैरासिटिक दवाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है एंटीमनी। जो एंटीमनी है अपने शरीर के अंदर वो एंटी पैरासिटिक दवाओं के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के अधिकांश पाचन क्रियाएं कहाँ होती हैं। तो अधिकांश पाचन क्रियाएं कहाँ होती हैं, छोटी आंत में अधिकांश पाचन क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिकों के लिए आमतौर पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिकों के लिए आमतौर पर सही है। जो कार्बन यौगिक हैं उनके लिए कौन सा सही है। तो कार्बन यौगिक है विद्युत के कुचालक होते हैं, सही बात है। इनके अणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। तो प्रबल नहीं पाया जाता है, द्रवल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रबल आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, सही है। प्रबल आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, द्रवल आकर्षण बल पाया जाता है। तो ये भी बात यहाँ पे बिल्कुल सही कही है कि विद्युत के कुचालक होते हैं और इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। यही ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं कि विद्युत के कुचालक होते हैं, इनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। क्योंकि इन्हें प्रबल नहीं पाया जाता है इसलिए गलत है। यहाँ पे देखिए विद्युत के सुचालक ये नहीं हो सकते हैं कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, और यहाँ पे बिजली के अच्छे संवाहक हैं तो ये भी नहीं हो सकते। ठीक है, बिजली के अच्छे संवाहक नहीं हो सकते। और देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया है आपको वो दिया है कि पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के समान होता है पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे एक और शानदार क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि यहाँ पे देखिए बकमिंस्टर फुलरीन का एक एलोट्रोपिक रूप है। बकमिंस्टर फुलरीन का एक एलोट्रोपिक रूप है, तो यह है कार्बन। यहाँ पे एलोट्रोपिक रूप है बकमिंस्टर फुलरीन का। ठीक है, मेरे पे आ भी नहीं रहा पढ़ना, इतना बड़ा शब्द दे दिया है। बकमिंस्टर फुलरीन का एक एलोट्रोपिक रूप है, तो वो है दोस्तों कार्बन। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे जो दिखाया गया है वो है यहाँ पे कि डाउन सिंड्रोम का वर्णन सबसे पहले किसने किया था। डाउन सिंड्रोम का वर्णन किसने किया था, तो वो किया गया था लैंगडन डाउन ने। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हो रहा है डाउन सिंड्रोम का वर्णन किसने सबसे पहले किसने किया था। तो देखो डाउन ही पीछे आ रहा है, तो यहाँ पे लैंगडन डाउन। ठीक है, वैसे भी आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे जो दिया है वो दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रियात्मक उचित अवरोही क्रम को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे दिया प्रतिक्रियात्मकता के उचित अवरोही क्रम में दर्शाता है। तो वो दर्शाता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और जो आयरन है वो हमें अवरोही क्रम में दर्शाता है प्रतिक्रियात्मक के उचितम। ठीक है, उचित। तो यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कि यहाँ पे केंद्रीय गंगा प्राधिकरण यानी CGA कब गठित किया गया था। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण जो है वो कब गठित किया गया था, तो वो गठित किया गया था 1985 में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे और भी यहाँ पे दिया गया, देखो कि यहाँ पे जेट विमान उड़ान भरते समय कितनी आवृत्ति की ध्वनि करता है। तो जेट विमान जब उड़ान भरता है तो 150 dB आवृत्ति की ध्वनि करता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि उस गैस का नाम बताइए जो सौर ऊर्जा का एक बड़ा प्रतिशत अवशोषित करती है। उस गैस का नाम बताइए जो सौर ऊर्जा का एक बड़ा प्रतिशत अवशोषित करती है। तो सौर ऊर्जा का बड़ा प्रतिशत अवशोषित करती है वो ओजोन। उस गैस का नाम बताइए जो सौर ऊर्जा का एक बड़ा प्रतिशत अवशोषित करती है। तो ये जो खराब बैक्टीरिया, खराब किरणें होती हैं उनको ये क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो ये ओजोन है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि बड़े शहरों में मुख्य स्रोत से आने वाले वायु प्रदूषण का 80% तक कैसे फैलता है। जो बड़े शहर हैं उनमें 80% तक जो वायु प्रदूषण है वो ऑटोमोबाइल से फैलता है। ठीक है, वायु प्रदूषण वो कैसे फैलता है, ऑटोमोबाइल से, ध्यान रखना। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे ये खत्म हो जाते हैं, यानी यहाँ पे हमारा जो GS के क्वेश्चन थे, मतलब जो GS और जो हमारा साइंस आता है, GS और जो साइंस आता है उसके क्वेश्चन हमने
सॉल्व किए हैं, ठीक है। जो साइंस आता है और जीएस आता है इसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद यहाँ पर रीजनिंग वगैरह दिया गया है, इसके नीचे दिया गया मैथ्स, ठीक है। तो रीजनिंग मैथ तो आप लगा ही रहे होंगे शायद। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली थी इसकी, जो हमारे जो जीएस या फिर साइंस आता है उसकी, तो जीएस साइंस में किस तरीके के प्रश्न आते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं ऐसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।